गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट है वह है राजनीति विज्ञान। अपनी जो क्लास रहेगी पूछ ले, क्लास अपनी है बीए पार्ट थर्ड कि जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे वह बीए पार्ट थर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। और हम जो अध्ययन कर रहे थे वो था प्लेटो कि जो पाश्चात्य विचारक थे प्लेटो, उनके बारे में हम मुख्य रूप से क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। तो प्लेटो का न्याय संबंधी धारणा पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा, जिसका हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा का हम अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा है प्लेटो ने, अपना जो ग्रंथ लिखा है पूछ ले, रिपब्लिक लिखा है कि ग्रंथ रिपब्लिक का उपशीर्षक कि प्लेटो ने अपना ग्रंथ रिपब्लिक का उपशीर्षक आपसे पूछ ले क्या रखा है, तो कहेंगे न्याय से संबंधित। कि प्लेटो ने न्याय से संबंधित, प्लेटो ने अपना जो रखा है उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा है। कि प्लेटो ने अपना जो उपशीर्षक दिया है ना वो न्याय से संबंधित दिया है, न्याय से के बारे में व्याख्या की है। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग, न्याय शब्द का प्रयोग कि वर्तमान जो चल रहा है उसमें न्याय शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है हमें बताया है। तो कहा है कि कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय ही न्याय कहलाता है। न्याय क्या कहा है कि वर्तमान में जो न्यायाधीश है वो जो निर्णय देता है, जो फैसले देते हैं, वही फैसले क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। लेकिन प्लेटो ने इस न्याय का पूछ ले कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग नैतिकता से किया है, नैतिकता से किया है। कि प्लेटो ने अपना जो न्याय संबंधी जो अवधारणा बताई है वो किस कारण, कि वर्तमान में तो मुख्य न्यायाधीशों के संदर्भ में समझते हैं, लेकिन प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने न्याय संबंधी जो अवधारणा है, न्याय संबंधी जो विचार दिए हैं वो नैतिक या नैतिकता के संबंध में दिए हैं। पूछ ले कि जो धर्म का पर्यायवाची बन जाता है, क्या बन जाता है प्लेटो के अनुसार, धर्म का पर्यायवाची। कि प्लेटो ने नैतिकता से संबंधित कहा है, जो बाद में चल के धर्म का क्या बन जाता है, पर्यायवाची बन जाता है। धर्म के अनुरूप चलने वाली व्यवस्था ही क्या कही है प्लेटो ने, न्याय कहा है। कि धर्म के अनुसार चलने वाली व्यवस्था ही क्या कहलाती है, न्याय कहलाती है प्लेटो के अनुसार। पूछ ले अरस्तु ने क्या परिभाषा दी है, अरस्तु के अनुसार पूछ ले, अरस्तु
अरस्तु के अनुसार, अरस्तु जो प्रमुख महान विचारक हुए हैं उनके अनुसार क्या परिभाषा रही है न्याय की, तो हम कहेंगे न्याय का संपूर्ण सद्गुण है, न्याय का संपूर्ण सद्गुण है, न्याय का संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, क्या कह रहे हैं? अरस्तु कह रहे हैं कि न्याय का संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक दूसरे के मिलने के बाद हमारा जो आचार व्यवहार रहता है, उस व्यवहार में हमारे द्वारा जो आचरण किया गया है या उस व्यक्ति के द्वारा जो आचरण किया गया है वही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो न्याय की बात करें, जो हम न्याय संबंधी बात पढ़ रहे हैं, इस न्याय संबंधी की बात करें तो न्याय संबंधी जो अवधारणा है प्लेटो ने, किसकी बात करें? प्लेटो की बात करेंगे तो प्लेटो ने न्याय को कितने रूप में वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है, उसके बारे में अध्ययन करें। कि न्याय संबंधी धारणा की बात करें या न्याय संबंधी पढ़ें तो दो वर्गों में या दो रूपों में प्लेटो ने न्याय संबंधी धारणा को क्या किया है, वर्गीकृत किया है। तो अब देखो भाई कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा को दो रूपों में वर्गीकृत किया है। कितने रूप बताए हैं? दो। कि प्लेटो ने न्याय संबंधी जो धारणा है उसके दो रूप बताए हैं, दो विभाजन बताए हैं। पहला पूछ ले आपसे तो हम कहेंगे पहला परंपरागत विश्लेषण, पहला जो पढ़ेंगे वह है परंपरागत विश्लेषण। पहली जो धारणा का प्रतिपादन किया, सिद्धांत दिया, तो हम कहेंगे परंपरागत सिद्धांत का, दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत का और तीसरा कार्यकारण सिद्धांत का। तो जो 2 नंबर है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो पहला पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम न्याय की परंपरागत धारणा को किसने बताया था? प्लेटो ने बताया था। तो प्लेटो ने न्याय संबंध जो है पूछ ले धारणा का प्रतिपादन सिफाल्स और उसके बाद उसके पुत्र की परंपरागत की दृष्टि से सर्वप्रथम की परंपरागत की दृष्टि से सर्वप्रथम आपसे पूछ ले सिफाल्स और उसके बाद सिफाल्स के बाद पूछ ले आपसे मुख्य व्यक्ति कौन था? तो कहेंगे पॉलीमार्कन कि सिफाल्स का पुत्र था पॉलीमार्कन। उन्होंने सर्वप्रथम इसका विभाजन अवधारणा दी थी परंपरागत विश्लेषण की। परंपरागत सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने बताया था? सिफाल्स ने बताया था। उसके बाद पूछ ले कि सिफाल्स के पुत्र पॉलीमार्कन ने बताया था और बाद में किसने बताया था? प्लेटो ने बताया था। अब पूछ ले कि सिफाल्स के अनुसार, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला जो व्यक्ति था न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाला, तो सिफाल्स के अनुसार पढ़ लें कि इन्होंने क्या कहा है। न्याय को सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। क्या कहा है भाई? सत्य बोलना और दूसरों के
दूसरों के ऋण को चुका देना ही देना न्याय है। कि क्या कहा है कि सत्य बोलना और दूसरे व्यक्तियों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। किसने कही है ये बात? सिफाल्स ने कही है। किसने कही है भाई? सिफाल्स के अनुसार सिफाल्स ने कही है। तो प्लेटो क्या कहता है, अब हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो के अनुसार पढ़ें तो देखो कि प्लेटो ने न्याय से परंपरागत संबंधी दृष्टि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है। प्लेटो क्या कहते हैं भाई? सत्य बोलना और ऋण को चुका देना न्याय संबंधी अवधारणा दोषपूर्ण है। न्याय संबंधी प्राचीन जो परंपरा है उसकी बात चल रही है कि क्या कहा है कि दोषपूर्ण है, सही नहीं है। प्लेटो क्या कहते हैं भाई? सत्य बोलना और ऋण को चुका देना ही न्याय नहीं है, यह तो दोषपूर्ण है, इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सत्य नहीं कहा जा सकता, कुछ बातें ऐसी होती है जो सत्य नहीं बोली जा सकती, और कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है इंसान की जो सत्य भी नहीं बोल सकता और अपने ऋण को भी नहीं चुका सकता। तो इस कारण हम न्याय को कैसे मान लें उसे कि कई बार अपनी ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हम सत्य भी नहीं बोल सकते और ऋण को नहीं भी चुका सकते, तो हम इस बात को सत्य क्यों माने? यह सत्य नहीं है, न्याय नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार हमें चलना चाहिए। यह कौन कहते हैं? पूछ ले आपसे। तो यह प्लेटो कहते हैं। 2 नंबर पूछ ले कि मित्रों के प्रति भलाई क्या कहते हैं? मित्रों के प्रति भलाई। प्लेटो क्या कहते हैं कि मित्रों के प्रति भलाई, और पूछ ले शत्रुओं के प्रति बुराई। शत्रुओं के प्रति बुराई सरल बात करना सरल है, बात करना सरल है, बात करना सरल है, लेकिन कर पाना कठिन। कि हम कहते हैं कि अपने मित्र होते हैं उनकी भलाई करें, शत्रुओं की बुराई करें, तो यह बात करना तो सरल है, लेकिन यह कार्य करना क्या है? कठिन है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है या कई ऐसे मित्र होते हैं जो नाम मात्र के मित्र होते हैं, नाम के मित्र होते हैं, उनकी हम भलाई कैसे कर सकते हैं? और प्लेटो क्या कहते हैं कि कई ऐसे मित्र होते हैं जो अपने नाम के मित्र होते हैं, उनकी आप भलाई किस प्रकार से करोगे? व्यवहारिक जीवन में ऐसा अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो यह कर पाना क्या है? बहुत कठिन है। ऐसा हम नहीं कर पा सकते या ऐसा हम नहीं कर सकते। परंपरागत विश्लेषण, परंपरागत हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले सिफाल्स ने, फिर पॉलीमार्क ने किया, प्राचीन अवधारणा बताई। सिफाल्स कहता है सत्य बोलना और दूसरों के ऋण चुका देना ही न्याय है, लेकिन प्लेटो क्या कहते हैं भाई? प्लेटो ने क्या कहा है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना दोनों ही न्याय संबंधी धारणा के दोषपूर्ण है। हम सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है मानो कि जो सत्य भी नहीं बोल सकता और अपना ऋण भी नहीं चुका सकता, तो हम न्याय कैसे मान लें उसे? फिर 2 नंबर कह रहा है कि कई बार ये कहते हैं कि अपने मित्र की भलाई करना और शत्रु की बुराई करना, बात करनी तो सरल है लेकिन कार्य करना कठिन है। कई बार ऐसे नामात्र के भी मित्र होते हैं या फिर वास्तविक धरातल पे अगर हम ऐसे करने की सोचें तो ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो 2 हमने पढ़े। अब तीसरा जो पढ़ेंगे कि तीसरी बात प्लेटो ने परंपरागत संबंधी क्या कही है, परंपरागत न्याय संबंधी जो विचार है वो क्या कहा है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो तीसरी जो बात है
वो क्या है कि शत्रुओं के प्रति बुराई न्याय युक्त है, कि शत्रुओं के प्रति बुराई न्याय युक्त है, यह नैतिकता के सबसे सामान्य सिद्धांत के ही विरुद्ध है। क्या कहते हैं प्लेटो? यह नैतिकता के सामान्य सिद्धांत के विरुद्ध है, प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि शत्रुओं के प्रति बुराई न्याय युक्त जरूर है, यह एक ऐसी युक्त नहीं है, क्योंकि अपनी जो नैतिकता है, धर्म से संबंधित अपनी जो आचरण व्यवहार है, उसकी क्या है भाई, खिलाफ है, उसके साथ नहीं है। तो ये हमने पढ़े प्लेटो के परंपरागत विश्लेषण। अब पढ़ेंगे प्लेटो के क्रांतिकारी सिद्धांत, कि प्लेटो ने क्रांतिकारी सिद्धांत कौन कौन से दिए थे, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो 2 नंबर जो है इन्होंने वर्गीकरण किया, वो है क्रांतिकारी सिद्धांत। प्लेटो के क्रांतिकारी सिद्धांत, कि प्लेटो ने क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि थ्रेसीमेक्स ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था भाई? आपसे पूछ ले कि जो क्रांतिकारी जो सिद्धांत है, इसका थ्रेसीमेक्स ने प्रतिपादन, सर्वप्रथम क्रांतिकारी सिद्धांत को किसने दिया था? थ्रेसीमेक्स ने दिया था। और यह धारणा शक्ति ही सत्य है। क्या बताया था भाई इन्होंने? धारणा क्या दी कि शक्ति ही सत्य है। क्या देते हैं? इनकी धारणा क्या थी कि शक्ति ही क्या है? सत्य है, शक्ति ही मुख्य है। अब पूछ ले कि उनके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। थ्रेसीमेन के अनुसार क्या है? शक्तिशाली का हित ही साधन न्याय है। क्या कहते हैं भाई? जो शक्तिशाली होगा इस दुनिया में, उसका भलाई का कार्य ही न्याय कहलाता है। इसके बारे में कहा है। अब पूछ ले कि न्याय के बारे में दृष्टिकोण दिया था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्रेसीमेक्स ने दिया था, और क्या कहा था कि शक्ति ही सत्य है। जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होगा, वही व्यक्ति क्या है? संपूर्ण लोगों को जीत लेगा। उसका हित करना ही क्या है? न्याय है। फिर क्या कहते हैं कि प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ने खंडन किया है भाई इस बात का, कि प्लेटो इस बात को नहीं मानते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं कि शासन करना एक कला है। क्या कहते हैं प्लेटो? प्लेटो कहते हैं कि शासन करना एक कला है। शासन करना एक कला है। प्लेटो ने क्या कहा है कि शासन करना एक क्या है? कला है। और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं होता है। क्या कहते हैं भाई? सभी कलाओं का लक्ष्य स्वार्थ सिद्ध करना नहीं होता। प्लेटो क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके हाथ में शासन है वह शक्तिशाली है। शक्तिशाली व्यक्ति का हित करना ही क्या है? न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इस बात को नहीं माना। प्लेटो कहते हैं भी शासन करना एक कला है, और कला का प्रमुख लक्ष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं होता है।
इसके अलावा दोषों को दूर करना होता है। क्या कहा है भाई कि दोषों को दूर करना होता है, दोषों को दूर करना होता है। प्लेटो कहते हैं कि जितने भी दोष होते हैं उन दोषों को दूर करना ही क्या है, न्याय है, क्रांतिकारी न्याय है। और हर व्यक्ति को सुख सुविधाएं पहुंचाना ही क्रांतिकारी न्याय है। तो हमने ये पढ़े विचार, परंपरागत और क्रांतिकारी न्याय पढ़े। कल हम पढ़ेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 बातें पढ़ी, कल हम विशेषताएं पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और प्लेटो की न्याय संबंधी विशेषताएं कौन कौन सी थी उनका अध्ययन करेंगे।